प्रिय विद्यार्थियों, आप का स्वागत है। आज हम उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में कुछ बातें जानने का प्रयास करेंगे। तो उपसर्ग प्रत्यय ये अभ्यास सागर पाठ 3 के अंतर्गत आपको दिया गया है, जिसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों से हम इन्हें समझने का प्रयास करेंगे, फिर इसके बाद कुछ और बातें जानेंगे। अभ्यास सागर पाठ 3 का दूसरा प्रश्न है, अब इन शब्दों की रचना पर ध्यान दीजिए। शब्द है परिस्थितियों, शब्दांश क्या है? परि, मूल शब्द है स्थितियों, शब्दांश है सद और मूल शब्द है भाव। अहिंसक, औ, धनहिंसक, सुशोभित, सुधन शोभित, आदान आधन दान, प्रधन दान प्रदान, दुर्धन भाग्य। दुर में र के नीचे हलंत अवश्य लगेगा। ऊपर दिए गए सभी शब्दों के आरंभ में एक शब्दांश जोड़ा गया है, जिसके जुड़ने से शब्द के अर्थ में एक विशेष परिवर्तन आ गया है। इन शब्दांशों को उपसर्ग कहा जाता है। याद रखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद प्रत्यय के बारे में जानें। अब इन वाक्यों के मोटे काले शब्दों की रचना पर ध्यान दीजिए। सामाजिक, समाज धन इक, समझदार, समझ धनदार, मूर्ख, मूर्ख धनता, पड़ोसी, पड़ोस धन ई। ऊपर दिए गए शब्दों के अंत में एक शब्दांश जोड़ा गया है, जिसके जुड़ने से शब्द के अर्थ में एक विशेष परिवर्तन आ गया है। इस शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। फिर से देखें, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कु, धनपुत्र, कुपुत्र। यहाँ कु शब्दांश पुत्र शब्द के साथ बैठकर नया शब्द निर्मित कर देता है। ध्यान रहे, कु शब्दांश है, शब्द नहीं। शब्द वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हो सकता है, लेकिन शब्दांशों का हम वाक्यों में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। शब्दांश तो केवल किसी शब्द के साथ जुड़कर ही नए अर्थ की रचना में सहायक होता है। जो शब्दांश शब्द से पूर्व लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू शब्दों की प्रधानता है, इसलिए उनके उपसर्ग भी भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, इसके पश्चात कुछ बातें आप प्रत्यय के बारे में भी जान लें। जो शब्दांश धातु, रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे महान धनता, महानता। महानता में ता प्रत्यय है। प्रत्यय मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषणों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ाई, पढ़धन आई, इसमें आई प्रत्यय है। कुछ अन्य उदाहरण भी आपको दिए जाएंगे, जिससे आपको यह बात समझ में आएगी। परीक्षा में प्रत्यय से शब्द बनाने के लिए कहा जाता है या शब्दों में से प्रत्यय अलग करने के लिए कहा जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें। जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बंगाल धन ई, बंगाली। यहाँ ई तद्धित प्रत्यय है, क्योंकि यह बंगाल नामक संज्ञा से मिलकर बना हुआ है।
सरल शब्दों में कहें तो जो प्रत्यय धातुओं से नहीं बनते, धातु के रूपों से नहीं बनते, संज्ञा से बनते हैं, विशेषण से निर्मित होते हैं, सर्वनाम के साथ लगते हैं, अर्थात संज्ञा विशेषण सर्वनाम के साथ लगते हैं, क्रिया के साथ नहीं। जो क्रिया के साथ लगे वे कृत प्रत्यय, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण करें वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित का मतलब होता है तत् धन हित। तत् धन हित इज इक्वल टू तद्धित। ठीक है, इस बात को आप हमेशा समझते रहें और उदाहरणों से आप कुछ और बातें जानेंगे। आइए चलते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे पराधन जय पराजय, समधन मोहन सम्मोहन, आधन गमन आगमन, अपधन मान अपमान, कुधन पात्र कुपात्र। सम्मोहन में यहाँ सपे बिंदी लगी हुई है। पहले ये म सम्मोहन, दो म होता था इसमें, एक आधा म एक पूरा म। तो ये आधा म को न लिख करके यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। इसको देख करके आप भ्रमित नहीं होंगे। हम सभी जानते हैं कि पंचम वर्ण क वर्ग त वर्ग च वर्ग ट वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है इसे पंचम वर्ण कहा जाता है। उस पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग कौन से होते हैं भाई? संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। मैंने बताया था पहली क्लास में, वीडियो क्लास में, कि तत्सम शब्द वही होते हैं जो संस्कृत भाषा से आकर के हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में अपना लिए जाते हैं, वही तत्सम उपसर्ग होते हैं, वही तत्सम शब्द भी होते हैं। तो जो संस्कृत उपसर्ग हैं ये प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हुए हैं। ऐसे मूल शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हुए हैं, संस्कृत उपसर्ग उन्हीं शब्दों के साथ जुड़ते हैं। हिंदी भाषा और विदेशी उपसर्गों के, विदेशी शब्दों के साथ वे नहीं जुड़ते हैं। संस्कृत उपसर्गों से बने हुए कुछ शब्दों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। पूरे उदाहरण नहीं है, कुछ शब्द, कुछ ही शब्दों के उदाहरण हैं, कुछ ही प्रत्ययों के कुछ ही उपसर्गों के उदाहरण हैं। आप इन्हें ध्यान से देखें। उपसर्ग अ है, अर्थ उसका होता है अभाव या निषेध, नहीं। ज्ञान धन अज्ञान, पवित्र धन अपवित्र, और दृश्य धन अदृश्य, धर्म धन अधन धर्म अधर्म, अधन नीति अनीति, अधन व्यय अव्यय। और लग गया तो ये अभाव वाला हो गया, निषेध हो गया। नहीं का अर्थ आ गया, ज्ञान में जुड़ा तो अज्ञान हो गया, मतलब ज्ञान नहीं है। अंतर का अंतर उपसर्ग जुड़ता है तो भीतर का अर्थ आता है अंतर्राज्यीय, राज्य के भीतर, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्र के भीतर, अंतर्जातीय, जाति के भीतर, अंतर मन, मन के अंदर। ठीक है, अति उपसर्ग लगता है तो उसका अर्थ बहुत होता है, अतिशय, बहुत ज़्यादा, अतिरिक्त। ठीक है, अत्यंत, अत्यधिक, सब में अति लगा हुआ है। अतिधनसाय, अतिधन रिक्त, अतिधन अंत, अतिधन अधिक। अधः का जब उपसर्ग लगता है तो इसका अर्थ होता है नीचे, अधोमुखी, नीचे की ओर मुख किया हुआ। अधोगति, नीचे की ओर चले जाना। अधोगामी, पतन की ओर जाना। अधोपतन, पतन हो जाना। ठीक है, आगे है अधिउप्स का अर्थ होगा श्रेष्ठ, ऊपर, अधिकार, अधिगम, अधिकृत और अधिपति। अनु का अर्थ होगा, अनुपसर्ग लगेगा तो पीछे का अर्थ होगा अनुगमन, अनुसरण, अनुरोध, अनुराग, अनुकूल। अप का अर्थ बुरा होगा, अपमान, अपसारी, अपयश, अपकार, अपशब्द। अभि का अर्थ, अभी उपसर्ग लगेगा तो उसका अर्थ हो जाएगा सामने, अभिमुख, अभिनय, अभिज्ञान, अभिमान। ठीक है, अव का
उपसर्ग लगेगा तो अव जो होगा वो बुरा अर्थ देगा, अवगुण, बुरे गुण। अवनति, बुरी उन्नति होगी। जो बुरी उन्नति क्या होगी? अवनति में पतन होता है। जो उन्नति अच्छी न हो वही बुरी उन्नति है। अवरोध, अवकाश, अवशेष। इसके पश्चात हिंदी के उपसर्ग देखें। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों से बिगड़ कर बने हुए शब्द तद्भव उपसर्ग, तद्भव शब्द कहे जाते हैं। उन तद्भव शब्दों के साथ जुड़कर जो शब्द निर्मित होते हैं वही तद्भव उपसर्ग होते हैं। इनका प्रयोग हिंदी शब्दों के साथ ही किया जाता है। साध धन जला जला, कूधन चाल कुचाल, बिना धन मांगे बिन मांगे। उपसर्ग अन है, अर्थभाव का अर्थ है अनपढ़, जो पढ़ा न हो, अनबन, जिससे न बने, अनजान, जो जानते जिसे जानते न हो, अनहोनी, जिसे घटने के बारे में न जानते हो, अनकही, इसके कहने के बारे में आपको न पता हो, जिसे न कहा जा सके। ठीक है। अध का अर्थ आधा होगा, अधखिला, अधजला, अधमरा, अधभुक कपारी। उनका अर्थ एक कम होता है, 59, 60 से कम, 29, 30 से कम। कुधन बुरा, कुपात्र, बुरा पात्र, कुढंग, बुरे ढंग से, कुमार्ग, बुरा मार्ग, कुसंग, बुरा संग। चौर का अर्थ होगा चार, चौराहा, चार राहा, चौमासा, चार मासा, चौकोर, चार आकार वाला, चार कोर वाला। चौकन्ना होती, क्या कहेंगे उसको, जागरूक, तो चारों तरफ जो देखने वाला। ती उपसर्ग लगेगा, तीन का अर्थ होगा तिमाही, तिराहा, तिपाही, तिकोना। नि धन का बिना होगा, निहत्था, निडर, निकम्मा, निधन। और भर का अर्थ यहाँ होगा भरा हुआ, भरपेट, भरपूर, भर प्रयास, भरसक। धन लगेगा तो बुरा होगा, दुसह, दुकाल, दुधारी। और बिना का अर्थ बिना ही होगा, बिन ब्याहा, बिन कहे, बिन देखा, बिन सुने। ये कुछ उदाहरण हैं, पूरे उदाहरण नहीं हैं, और भी उदाहरण हैं, और भी उपसर्ग हैं, तद्भव उपसर्ग। उन्हें आप विस्तृत जब आपको बताया गया होगा तो बताया गया होगा, या आप 9th में पढ़ेंगे विस्तार से। ठीक है। विदेशी उपसर्ग, इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। आगत मतलब आया हुआ, जो बाहरी भाषाओं से जो उपसर्ग आए हुए हैं, जो शब्द आए हुए हैं, उनके साथ ही जुड़ते हैं और उन्हीं के साथ जुड़ भी सकते हैं। ये हिंदी और संस्कृत के उपसर्गों के साथ नहीं जुड़ सकते। तो विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का उल्लेख किया जाता है। इस प्रकार ये शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ना समझ, ना धन समझ, हम सफ़र, हम धन सफ़र, हर धन दम, हरदम। कुछ उपसर्ग दिए हुए हैं, ऐन, कम, गैर और दर। इसका अर्थ होता है ऐन का ठीक, कम का थोड़ा, गैर का बिना, दर का में। ठीक है। दरअसल, असल में, दरख्वास्त, ख्वास्त में। तो ऐन वक्त, ठीक वक्त पर, ऐन मौके पर, ठीक मौके पर। कमज़ोर मतलब थोड़ा, थोड़ा जोर, कमज़ोर। कम अकल, थोड़ी अकल तो कम अकल। ठीक है। बिना, गैर हाजिर, जो हाजिर न हो। जिम्मेदारी के बिना, गैर जिम्मेदार। कानून के बिना, गैर कानूनी। दर का अर्थ में, दरअसल, दरख्वास्त। ये विदेशी उपसर्ग हैं। अब कुछ प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, ठीक उनके उत्तर सामने आपको दिए गए हैं समझने के लिए। बावजूद, निसंकोच दिया हुआ है उनको अलग अलग करके। बाकायदा, प्रतिक्षण, प्रहार, अनभिज्ञ, दुर्भाग्य, अधखिला, सुरक्षा, आशंका, दुर्वचन, सद्गति, आग्रह, विगत, निराधार, प्रतिद्वंदी, निश्चल, चिरायु, परिवर्तन, उपस्थित, विशिष्ट, लाजवाब, सुयश, उत्पाद, संयोग, प्रगति, उपहार, बेजान, उद्घाटन, निश्चय, अतिरिक्त, सत्कार, धार्मिक, खुशमिजाज, विचित्र, प्रतिशत, लाइलाज, सत्कार, अनुसंधान, प्रत्युत्तर। इन सभी उदाहरणों को आप अपनी कक्षा कार्य कापी में अवश्य लिखेंगे। प्रश्न सामने दिए हैं, उत्तर सामने दिए गए हैं। ठीक है। इन्हें आप अपने कक्षा कार्य कापी में अवश्य लिख लेंगे। अब प्रत्यय शब्द, वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता या बदलाव ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे पर्वत, धन ईय, पर्वतीय। कीमत, धन ती, कीमती। कीमत, धन ई। यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आप सुधार लेंगे।
कीमत धन ई है, कीमती है, ठीक है, मूल्यवान जिसे कहते हैं। लेख धन इत, लिखित। उसके बाद प्रतिभा धनवान, प्रतिभावान, सब ठीक है, बस वही ती को हटा करके आप ई लगा देंगे। प्रत्यय के भेद मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, जैसा कि बताया जा चुका है आपको। कृत प्रत्यय जो बताया था मैंने, क्रिया की मूल धातु से जुड़कर जो शब्द बनाए जाते हैं वे कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। जैसे पढ़, पढ़ना क्रिया है, पढ़नाई पढ़ाई। लूट धन एरा, लुटेरा। हिंदी के कृत प्रत्यय। अक्कड़, भूल धन अक्कड़, भुलक्कड़, भूलना। घूम धन अक्कड़, घुमक्कड़, घूमना। बुझक्कड़, बुझना। बुझ धन अक्कड़, बुझक्कड़, ठीक है, बुझक्कड़ बुझने वाला, जानने वाला। अंत प्रत्यय से रटंत, गढ़ंत। आई चढ़ाई, बड़ाई, लिखाई। आँख से तैराक, चालाक। आन से कटान, चालान, उड़ान। आवट से गिरावट, तरावट, बनावट, बुनावट। आवा से बुलावा, दिखावा, पहनावा। आहट से घबराहट, मुस्कुराहट, सुगबुगाहट। ई से हंसी, घुड़की, भभकी। अवती से मनौती, फिरौती, बपौती, कटौती। कटवाई से कटवाई, सुनवाई, बुलवाई और लिखवाई। कुछ संस्कृत के कृत प्रत्यय भी दिए गए हैं, इन्हें आप जान लें। कमन, नमन, जलन, पठन, लेखन। अनीय, पूजनीय, पठनीय, गमनीय, दर्शनीय। उक का भावुक, इच्छुक, भिक्षुक। य का देय, पेय, गेय, अजेय। तद्धित प्रत्यय क्रिया की धातुओं के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इस कोटि के प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। महंगा धन आई, महंगाई। जोश धन ईला, जोशीला। कथा धनकार, कथाकार। छोटा धनपन, छुटपन। बड़ा धनपन, बड़प्पन। ये क्रिया की धातुओं के अलावा बनते हैं। जो संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं, विशेषण शब्द होते हैं, उनके साथ ही जुड़ जाते हैं, नए प्रत्यय का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब हिंदी के तद्धित प्रत्यय का कुछ उदाहरण दिया हुआ है। आ भूखा, प्यासा, ठंडा। भूख धन आ भूखा, प्यास धन आ प्यासा, ठंड धन आ ठंडा, ठीक है। आऊ का हो गया उपज धन आऊ, उपजाऊ। और दिखावा धन आऊ, दिखाऊ। बिकना, बिकाऊ, ठीक है। अब इसके बाद फिर आनी देवर धन आनी, देवरानी। नौकर धनानी, नौकरानी। मेहतर धनानी, मेहतरानी। आरी पूजा धन आरी, पुजारी। भीख धन आरी, भिखारी। दिन धन इक, दैनिक। विवाह धन इक, वैवाहिक। श्रम धन इक, श्रमिक। परिवार धन इक, पारिवारिक। ईला में जहर धन ईला, जहरीला। शर्म धन ईला, शर्मीला। रंग धन ईला, रंगीला। इन है रंग धन इन, रंगीन। नमक धन इन, नमकीन। शौक धन इन, शौकीन। कार प्रत्यय में चित्र धनकार, चित्रकार। पत्र धनकार, पत्रकार। कला धनकार, कलाकार। शिल्प धनकार, शिल्पकार। तया प्रत्यय में मुख्य धन तया, मुख्यतया। साधारण धन तया, साधारणतया। पन प्रत्यय में अपना धनपन, अपनापन। पागल धनपन, पागलपन। बच्चा धनपन, बचपन। वाला में गाड़ी धन वाला, गाड़ी वाला। रद्दी धन वाला, रद्दी वाला। फल धन वाला, फल वाला। हारा में सर्व धन हारा, सर्वहारा। लकड़ धन हारा, लकड़हारा, ठीक है। संस्कृत के प्रत्यय आलू, श्रद्धा धन आलू, श्रद्धालु। दया धन आलू, दयालु। कृपा धन आलू, कृपालु। इत में पुष्प धन इत, पुष्पित। हर्ष धन इत, हर्षित। व्यथा धन इत, व्यथित। इमा में लाली धन इमा, लालिमा। काली धन इमा, कालिमा। हरा धन इमा, हरितिमा। तम में उच्चतम, निम्नतम, लघुत्तम। लघुत्तम है यहाँ, दो गलती से टाइप हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लेंगे। लघुत्तम है, लघुत्तम नहीं है। गुरुत्व, लघुत्व, महत्व, ये महत्व सही है। वान, महत्व सही इसलिए है क्योंकि महत धन तल प्रत्यय से महत्व बनता है, इसलिए महत्व सही है। वान, दयावान, धनवान, बलवान। अब आपको कुछ
प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। आजीवन दुर्भाग में बताइए पराक्रम उपदेश में कौन सा उपसर्ग है, इसे आप लिखें। जो भी प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर अभी लिख के मुझे PDF फॉर्म में भेजें, ठीक है। हालांकि मैंने इसका उत्तर भी दे दिया है आपको समझने के लिए। ये उत्तर साइड की स्लाइड है, आप इसे नकल भी मार सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न और उत्तर दोनों आपको लिखना है, ठीक है। इसे लिखने के साथ ही आज की कक्षा ही समाप्त होती है। अब कल फिर एक नए चैप्टर के साथ मैं आऊँगा और आगे बातें की जाएंगी। धन्यवाद।